ये सीरीज का पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ और देख के आ जाओ। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यूरियन ने उस साले डायरेक्टर को खत्म कर दिया था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अब हम देखते हैं कि जब यूरियन अपनी आंखें खोलता है तो वो शॉक होते हुए कहता है, आखिर मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। अच्छा तो ये बात है, अगर कोई मरने से पहले मेरी पावर्स के बारे में जान ही नहीं पाई तो मेरा दिल फट नहीं जाएगा। ये सीन यहीं से खत्म होता है और आगे एमसी बताता है, गॉडेस हर्शिया का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि मैं इस दुनिया में आ पाया और मैंने एरा को उस हरामी डायरेक्टर से बचा भी लिया। उस घटना को अब 4 साल बीत चुके हैं। हम यूरियन को देखते हैं जो एक जंगल में आया हुआ होता है। तब एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन यूरियन उसे एक ही हिट में खत्म कर देता है। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम एरा और यूरियन को देखते हैं जो मैजिक एकेडमी जाने के लिए निकल रहे होते हैं। सिस्टर आर्लिन उनसे कहती है, तो तुम दोनों ने अच्छे से तैयारी तो कर ली है ना? दोनों हाँ में जवाब देते हैं और सिस्टर आर्लिन का शुक्रिया अदा करते हैं उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए। वैसे गाइस, सिस्टर आर्लिन ने ही डायरेक्टर के मरने के बाद इन सब का ख्याल रखा था। ये दोनों भी यूरियन और एरा को चीयर अप करने लगते हैं। यूरियन सोचता है मैजिक स्कूल एक ऐसी जगह है जिसका हम उस घटिया से ऑर्फनेज में सपना देखा करते थे और ये वही जगह है जिसका मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। ये 4 साल मेरे लिए काफी ही बोरिंग थे। मैं बस चुपके चुपके मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिक स्कूल ऐसा ही तो होना चाहिए जहाँ मुझे काफी ही वीक समझा जाए। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक एक ऐसा स्कूल है जो रॉयल फैमिली ने बनाया था। यहाँ किसी भी स्टेटस का बंदा हो उसके टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जाता। फिर हम मैजिक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एग्जाम देने आए हुए होते हैं। इनमें से जिनके पास ब्लू ब्रूच है वो नोबल फैमिली से आते हैं। रेड ब्रूच वाली लड़की इस देश की प्रिंसेस है और जिनके पास ब्लैक ब्रूच है वो कॉमनर्स है। जब यूरियन और एरा यहाँ पहुँचते हैं तो कुछ बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो बेचारे गरीब लोग, तुम अकेडमी का सपना आखिर देख भी कैसे सकते हो। यूरियन इस बात से खुश होता है क्योंकि उसे यही वाइब तो चाहिए थी। एरा गुस्से में कहती है, यूरियन चलो यहाँ से चलते हैं, ये लोग इंसान से ज्यादा स्टेटस को वैल्यू देते हैं। यूरियन उसे रुकने का कहकर अंदर ही अंदर सोचने लगता है, अच्छा खासा मौका हाथ से चला गया। इसके बाद एग्जाम शुरू होता है। प्रिंसिपल कहता है, आज का एग्जाम काफी सिंपल है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स और मैजिक पावर टेस्ट की जाएगी। तो भी कुछ लोग यूरियन का मजाक उड़ाते हैं, देखो फिर से वही ब्लैक ब्रूच, क्या ये तलवार पकड़ भी पाएगा। तभी का कशी सेंसे जैसा एक बंदा कहता है, मैं स्वॉर्ड स्किल एग्जाम का इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा नाम है गार्डियन बी। इस एग्जाम में तुम्हें सिर्फ एक बार अपनी स्वॉर्ड से टारगेट को हिट करना है। वो डेमो के लिए वो खुद ही टारगेट तोड़ देता है। सबसे पहले टीएन को बुलाया जाता है। वो पूछती है, अगर मैं टारगेट हिट न कर पाई तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। गार्डियन भी स्वैग में कहता है, वैसे तो हमें तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने उसूल को ऐड ही नहीं किया। टीएन सिर्फ टारगेट को आधा ही काट पाती है। फिर क्रिस और रिचल की बारी आती है, मगर वो भी सिर्फ टीएन की तरह आधा ही काट पाते हैं। इन तीनों के बाद एरा की बारी आती है। यूरियन कहता है, एरा तुम ये कर सकती हो। एरा हाँ कहती है और आगे बढ़ने लगती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये छोटी बच्ची क्या ही उखड़ पाएगी। लेकिन एरा अपना पास्ट याद करते हुए सोचती है, मैं उस वक्त यूरियन को बचा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। और फिर वो टारगेट पर तलवार चला के उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। एरा की पावर देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। गार्डियन भी सोचता है, इस टारगेट में मैजिकल रॉड फिट की गई थी, फुल पावर से भी कोई इसे नहीं काट सकता, ये सिर्फ तलवार में मैजिक ट्रांसफर करने से ही पॉसिबल है और वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन इस लड़की ने कर दिखाया, इसमें कुछ तो खास बात है। अब हमारे यूरियन की बारी आती है। वो तलवार उठाकर सीधा टारगेट पर हिट कर देता है, लेकिन टारगेट पर सिर्फ एक छोटा सा कट ही लगता है। लोग फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यूरियन तो अपने ही मजे में होता है। अब मैजिक टेस्ट शुरू होता है। इंस्ट्रक्टर जी कहती है, तुम सभी को इस मैजिक टूल की मदद से टारगेट पर अपने मैजिक से स्ट्राइक करना है। सबसे पहले क्रिस की बारी आती है। टाइम आ गया है इन सबको अपना जलवा दिखाने का। जिसके बाद क्रिस अपनी पावर्स को दिखाते हुए शो ऑफ करने लगता है। इसके बाद यूरियन की बारी आती है। जब वो क्रिस से मैजिक टूल मांगता है तो क्रिस उसे नीचे फेंक देता है। क्या तुम्हें नहीं लगता एक कॉमनर को चुप कर एक नॉबल से टीस लेनी चाहिए। एरा और सी टेंशन में आ जाती है कि कहीं ये दोनों लड़ने न लग जाए, लेकिन यूरियन इन सभी को शांत करते हुए सोचने लगता है, क्रिस तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारी ही वजह से सभी बच्चे मुझे इतना नीचा दिखाते हैं। वो मैजिक टूल उठाता है और टारगेट की तरफ पॉइंट करता है। यूरियन सोचता है, मैं अपने प्लान के हिसाब से फिर से अपने आप को फेल करवा दूंगा ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं, एक एचएससी बनने का। लेकिन गलती से वो ज्यादा पावर यूज कर देता है और मैजिक टूल यूरियन की पावर को सह नहीं पाता और टूट जाता है। सब लोग ये देखकर काफी ही शॉक हो जाते हैं। ये देखकर ज्यादा तो क्रिस की फट रही होती है। यूरियन सोचने लगता है, अब तो मैं गया, समझो मेरा सपना भी गया और मैं भी। सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या था, आखिर एक कॉमनर के पास इतनी मैजिक पावर हो कैसे सकती है। यूरियन दूसरी तरफ से सोच रहा होता है, अब तो मैं गया।
लेकिन तभी क्रिस पागल होते हुए कहता है ये मैजिक टूल का कोई डिफेक्ट हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि उसकी स्टैट्स का बंदा वो सब कर सके। बाकी सभी भी क्रिस से एग्री होने लगते हैं। दूसरी तरफ यूरियन लाचार बनते हुए कहता है ओह क्रिस यार तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, और आखिर ये मैजिक टूल इतना कमजोर क्यों है? मैंने तो इसे बस थोड़ा सा ही पावर पुश दिया था, आखिर ये एक्सप्लोड हुआ तो हुआ कैसे? मैंने एचएससी बनने के लिए काफी मेहनत की है, मैं किसी को भी अब पता नहीं चलने दे सकता, मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। अब प्रिंसिपल आखिरी टेस्ट लेने के लिए इन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को 3 बंदूक का ग्रुप बनाकर जंगल में जाना है और वहाँ बीस्ट्स को खान करके उसका एक फैंग लाना है। तुम सभी को उन लोगों के साथ ग्रुप बनाना है जिनके पास तुम्हारी ही कलर की लाइट चमक रही हो। हम एरा को देखते हैं जिसके पास रेड वाली लाइट चमक रही होती है और वो इन दोनों के साथ ग्रुप बना लेती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो यूरियन को बाद में मिलने का कहती है। यूरियन भी उसे हाँ कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि बेचारे के पास अभी तक कोई भी लाइट ग्लो नहीं कर रही होती। लेकिन तभी रिचल और टियन यूरियन के पास ग्रुप बनाने के लिए आते हैं क्योंकि इनके पास भी यूरियन की तरह कोई लाइट ग्लो नहीं कर रही थी। टियन यूरियन को देखकर शर्माने लगती है और यूरियन सभी से कहता है चलो अपना बेस्ट देते हैं। तभी कुछ बच्चे इन सब का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं देखो ब्लैक ब्रूच और ग्रीन ब्रूच कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने सुना है कि रिचल का ये 4th अटेम्प्ट है, उसके पास 0 टैलेंट है, इसलिए तो वो एक कॉमनर है। और वो कौन है? एक नोबल जिसे उसकी फैमिली ने बेदखल कर दिया। इतनी बढ़िया टीम है लूजर्स की यार। लेकिन तब यूरियन सोचने लगता है 1 मिनट, 4 बार फेल हुआ बंदा और 1 बेदखल की गई नोबल, यही तो चाहिए था। सीना के शिफ्ट होता है और हम तीनों को देखते हैं जो एक बीस्ट से डर कर भाग रहे होते हैं। कुछ देर बाद ये लोग एक सेफ जगह आराम करने लगते हैं। यूरियन सोचने लगता है अगर मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है तो मुझे एक बीस्ट को हंट करना तो पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के साथ मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आखिर मैं अब क्या करूं? अगर मैं अकेला होता तो मैं आसानी से 100 बीस्ट्स को भी मार पाता। तभी रिचल कहने लगता है अगर हम यही सब करते रहे तो हम इस एग्जाम में पक्का फेल हो जाएंगे। मुझे पता है कि तुम दोनों की अलग अलग कहानी है, लेकिन मैं इस साल फेल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मेरा आखिरी चांस है, तो चलो बीस्ट का फैंग लाते हैं। यूरियन कहता है आखिर ये मुमकिन कैसे है? रिचल कहता है मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम बीस्ट को गौर से देखो तो तुम देख पाओगे कि वो अपने नुकीले दांत को हमेशा खुला रखता है। अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ तो हम वो जरूर हासिल कर सकते हैं। रिचल टियन से कहता है तो चलो फिर तुम इसे अपनी बॉडी पर फैला दो। टियन कहती है आखिर ये है क्या? रिचल कहता है ये हिरन का खून है, बीस्ट्स की सूंघने की शक्ति काफी ही तेज होती है, हम फैंग निकाल लेंगे जबकि तुम उसे इस खून से डिस्ट्रैक्ट करोगी। टियन कहती है वैसे मैं उतना तेज नहीं भाग पाती। रिचल कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे तोड़ लेंगे जब वो तुम्हें खा रहा होगा। रिचल की बातें सुनते ही टियन शॉक में आ जाती है। रिचल टियन पर वो खून फेंकने ही वाला था कि यूरियन उसका हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम उसे मरने के लिए कह रहे हो? रिचल कहता है आखिर इसमें गलत ही क्या है? क्या तुम एरा के साथ स्कूल नहीं जाना चाहते? क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? मेरे पास भी नहीं है, मैं बस एक कॉमनर हूँ। नोबल की तरह हमारे पास जन्म से मैजिक पावर्स नहीं होती, हमें बस इस नोबल लड़की को सैक्रिफाइस करना है और हम दोनों एग्जाम पास कर लेंगे। हमारे सर इसका रहना ही प्रूफ है कि ये बेदखल की गई है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम जैसा चाहे इसे यूज कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद टियन अपना पास्ट याद करते हुए दुखी सी हो जाती है जहाँ पर एक औरत कह रही होती है लेडी टियन फिर से फेल हो गई, लेकिन सर्की को देखो वो हर किसी में टॉप करते हैं, वो इस फैमिली के लिए सिर्फ एक बोझ से कम नहीं। और इसी के साथ जब टियन प्रेजेंट में अपनी आंखें खुलती है तो वो हैरान होते हुए यूरियन की तरफ देख रही होती है जो कह रहा होता है चाहे उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया हो या ना हो, हर किसी का अपना टाइम आता है चमकने के लिए। आखिर तुम्हें दूसरों को जज करने का हक किसने दिया? इसे सुनते ही रिचल गुस्से में आ जाता है और सारा खून इन दोनों पर फेंक देता है और कहता है अच्छा तो फिर तुम्हें भी इसी के साथ मरना होगा। बियर बीस्ट को जल्दी ही इस खून की गंध आती है और इन दोनों पर झपट पड़ता है। टियन काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब वो यूरियन की तरफ देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि यूरियन तो कमजोर है, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये बियर बीस्ट हम दोनों को मार देगा, इसलिए मुझे इसे हराना ही होगा। बीस्ट अब काफी ही डरावना लग रहा था जिससे टियन का हौसला काफी कम होने लगता है, लेकिन पास्ट की बातें याद आते ही वो अपने आप को संभालती है और अपने विंडशील्ड अटैक बीस्ट पर करते हुए कहती है मैं भी एक नोबल हूँ। अब टियन विंड स्वॉर्ड अटैक यूज करती है, लेकिन इससे बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। टियन कहने लगती है अगर मैं इस बीस्ट से लड़ नहीं सकती तो मैं यूरियन को तो बचा ही सकती हूँ। ये कहते ही टियन यूरियन को अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देती है और उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है यूरियन तुम्हारा शुक्रिया मुझे हौसला देने के लिए, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ से जितना हो सके दूर पहुंच जाओगे। और इसी के साथ बीस्ट टियन पर अटैक करने लगता है। टियन गिरने लगती है, लेकिन तभी यूरियन हीरो वाली एंट्री लेकर टियन को पकड़ कर कहता है देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा भी चमकने का टाइम आएगा। यूरियन टियन को नीचे रख देता है। बीस्ट यूरियन की प्रेजेंस को फील करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यूरियन बिना देखे एक ही हिट से बीस्ट का वहीं पर काम तमाम कर देता है। इसके बाद यूरियन कहने लगता है अब टाइम है उस साले हरामजादे का स्वागत करने का, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। सीन रिचल पर शिफ्ट होता है जिसने कुछ और लड़कों को अपने साथ मिला लिया था और वो इन तीनों के पास आ पहुंचता है। लेकिन सभी से कहता है आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो? जिसे सुनकर वो बंदा कहता है हम यहाँ तुम्हें इस एग्जाम में फेल करने आए हैं, हम सभी नोबल्स को फेल करेंगे और खुद पास हो जाएंगे। ये पिंक वाला बंदा
इसे चुप होने को कहता है क्योंकि ये बंदा इनके प्लान की दोती खोल रहा था, लेकिन वो बंदा चुप ही नहीं होता। रिकी कहता है आखिर तुम हमें हराओगे कैसे? जिससे सुनकर वो बंदा इरिटेट होते हुए कहता है हम नहीं बल्कि वो बियर बीस्ट तुम्हें हराएंगे। इसे सुनते ही हमारी प्रिंसेस कहने लगती है इससे लगता है कि तुम जानते हो कि बीस्ट्स खून की तरफ आकर्षित होते हैं। रिकी एक रॉयल ब्लड होने की हैसियत से मैं तुम्हें इन सभी को अरेस्ट करने का हुक्म देती हूँ। जिसे सुनते ही रिकी इन सभी पर हमला करके इन्हें वही बेहोश कर देता है। इनमें से कुछ बच्चे रिकी पर खून फेंक देते हैं, लेकिन प्रिंसेस अपनी पावर की मदद से खून को फ्रीज कर देती है। रिचल तब भी यहाँ नहीं रुकता और अपने हाथ को तलवार से काट कर खून प्रिंसेस की तरफ फेंक देता है। बीस्ट्स प्रिंसेस को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रिकी अपने एक ही अटैक से इन सारे बीस्ट्स के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर इन तीनों की फट जाती है। लेकिन सभी को बांध कर रिचल से कहता है वैसे तुम मेरी बहन के साथ ग्रुप में थे ना? जिसे सुनकर वो हंस कर रिकी और एरा से कहता है तुम्हारी बहन और भाई तो अब तक बीस्ट्स का खाना बन चुके होंगे। ये दोनों इसे सुनते ही शॉक हो जाते हैं और रिकी यहाँ से तेज स्पीड में अपनी बहन को बचाने जाता है। एरा भी जाने लगती है, लेकिन प्रिंसेस एरा को समझाती है मुझे पता है कि तुम्हें काफी चिंता हो रही होगी, लेकिन तुम बस रिकी के रास्ते में आओगी। एरा भी समझ जाती है और वही रुक जाती है। रिकी जब उस जगह पहुंच जाता है तो वो अपनी बहन को सही सलामत पाता है और उसके पास एक फैन भी होता है। तभी रिकी की नजर हेलमेट पहने हुए यूरियन पर पड़ती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। रिकी अपनी बहन को जख्मी देखकर गुस्से में आ जाता है और यूरियन पर अटैक करने लगता है। यूरियन रिकी के अटैक को हवा में ही ब्लॉक कर देता है। यूरियन रिकी को समझाने लगता है कि उसने टियन को जख्मी नहीं किया है और उस हरामजादे रेचल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रिकी अपनी विंड पावर यूज करके यूरियन को दूर फेंक देता है और टियन के आसपास एक विंड शील्ड को क्रिएट कर देता है। रिकी यूरियन से कहता है तुमने मेरे अटैक को एक बार नहीं बल्कि 2 बार डॉज किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रिकी है और मैं उस काउंट फैमिली का बड़ा बेटा हूँ जो विंड स्पिरिट वी को शुरू कर दी है। यूरियन ये सुनकर कहने लगता है हाँ ठीक है, वैसे मेरा नाम था क्या? यूरी हाँ यूरिस ब्ला ब्ला क्या? रिकी यूरियन से कहता है वैसे तो मैं समझ गया कि तुम उस पागल रेचल के साथ नहीं हो, मगर आके तुम मुझे ये तो बता ही सकते हो कि मेरी बहन के साथ ये सब किसने किया? यूरियन इसका जवाब देते हुए कहता है वैसे तुम्हारी बहन के साथ वो सब मैंने ही किया, वो मैं ही था जिसने उसे बेहोश कर दिया। इसे सुनते ही रिकी पागल सा हो जाता है और कहता है इस बार मैं तुम्हारे इस हेलमेट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूरियन कहता है बयान करना उतना भी आसान नहीं, वेल क्या ही कर सकते हैं, वैसे मुझे उस 20 फैंग को भी कलेक्ट करना है, तो चलो इस बात को जल्दी से खत्म कर देते हैं। रिकी यूरियन की स्पीड देखकर काफी इंप्रेस होता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है इसकी मूवमेंट स्पीड तो एक मिड टायर नाइट से भी आगे है, लेकिन मैं इसके मूव्स का पता लगा पा रहा हूँ। जिसके साथ ही वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी यूरियन रिकी के पीछे आकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है इस पर तुमने अटैक किया वो तो बस मेरी आफ्टर इमेज थी। और गाइस इसी के साथ इस सीरीज का सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और अगर आप सब चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाँ, आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।